लिटिल रूम फॉर होप कहानी है एक 14 साल की बच्ची की जिसे उसके खुद के पेरेंट्स और क्लासमेट्स इतना टॉर्चर करते थे कि वो जीना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब एक अनजान लड़का उसे किडनैप कर लेता है। अजीब बात है ना, पर उस लड़की को अब अपने घर से ज्यादा उस किडनैपर के पास सिक्योर और सेफ फील होता है। कुछ ही घंटों की मुलाकात में उसे वो खुशियां मिलती हैं जो उसे कभी अपनों से नहीं मिली। वो डिसाइड कर लेती है कि उसे अपनी आगे की लाइफ इसी किडनैपर के साथ स्पेंड करनी है। लेकिन ये सब सच में इतना आसान होने वाला था? कहानी की शुरुआत में न्यूज चैनल पर एक 14 साल की लड़की के किडनैप होने की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड है जो इस वक्त बहुत आराम से बैठकर अपने ही किडनैपर के साथ ये न्यूज देख रही है। वो उसे प्यार से ओनी सन कहती है। न्यूज सुनकर वो मासूमियत से कहती है, ओनी सन, न्यूज वाले कह रहे हैं कि तुमने मुझे किडनैप किया है, पर तुमने तो मुझे बचाया है ना? इस पर ओनी सन पूछता है, क्या तुम्हें मुझ जैसे अजनबी से डर नहीं लगता? तभी हम दीवार पर लड़की की ढेर सारी कैंडिड फोटोज लगी हुई देखते हैं। ओ, कोई भी नॉर्मल लड़की होती तो डर जाती, पर वो मुस्कुराकर कहती है, तुम तो मुझे इतना पसंद करते हो, तुम मुझे कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। इतने में न्यूज में लड़की के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो रो रहे हैं। उसे देखकर लड़की कहती है, वाह, मेरे पेरेंट्स कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तभी हमें उसके शरीर पर लगे चोट के गहरे निशान दिखाए जाते हैं जिससे साफ हो जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कितना क्रूर सलूक करते थे। अब वो लड़की ओनीसन से पूछती है, क्या पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी? जब ओनीसन हाँ कहता है तो वो कहती है, तो फिर हमें इसे एक गेम की तरह लेना चाहिए, एक ऐसा गेम जिसमें हमें मेरे पेरेंट्स और पुलिस से छुपकर बचना होगा। वो सिर्फ 14 साल की है, इसलिए उसके लिए इन बातों को एक खेल समझना नॉर्मल था। वो आगे कहती है, अगर हम इस गेम में कामयाब रहे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। उसकी बातें सुनकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो भागने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए एक नर्क जैसी थी। इस पर ओनीसन पूछता है, और अगर हम इस गेम में हार गए तो? लड़की बहुत ही शांत आवाज में जवाब देती है, फिर हम साथ में मर जाएंगे। ये सुनकर ओनीसन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम जीत सकें और शादी कर सकें। यानी वो भी उसे दिल से पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में माहौल बेहद टेंशन भरा है। किडनैपिंग को 72 घंटे बीत चुके थे और ऑफिसर्स को डर था कि शायद लड़की अब तक मारी जा चुकी होगी। पर सीनियर ऑफिसर कहते हैं, उम्मीद मत हारो, हमें उसे जिंदा ढूंढना होगा। अगले सीन में ओनीसन ग्रोसरी का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाने की तैयारी करता है। वो लड़की से पूछता है कि वो खाने में क्या पसंद करेगी। ये सुनकर वो इतनी खुश हो जाती है कि उछल पड़ती है। वो कहती है, मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई सिर्फ मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाएगा। ओनीसन के जाने के बाद वो कमरे में लेट जाती है और खुद से बुदबुदाती है, अगर पुलिस या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढ लिया तो मैं उसी पल खुद को मार डालूंगी। यहाँ से कहानी 2 दिन पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी जिंदगी से तंग आकर एक पुल से नदी में कूदने वाली थी, पर बिल्कुल सही वक्त पर ओनीसन वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, अगर तुम इस तरह अपनी लाइफ खत्म करना चाहती हो तो इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो सच ये था कि जिसे दुनिया किडनैपिंग समझ रही थी वो असल में एक जान बचाने का जरिया था, और दीवार पर लगी उसकी तस्वीरें कोई साजिश नहीं बल्कि ओनीसन का उसके प्रति निस्वार्थ लगाव था। शॉपिंग से लौटते वक्त ओनीसन एक पुलिस वाले को देखकर घबरा जाता है। पुलिस वाला उसकी तलाशी लेता है पर उसे कुछ संदिग्ध नहीं मिलता। तभी वहां बड़े ऑफिसर्स आ जाते हैं जिससे पुलिस वाले का ध्यान भटक जाता है और वो ओनीसन को जाने देता है। घर लौटते ही लड़की ओनीसन से कहती है, मुझे मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ नाम इस्तेमाल नहीं करना, तुम मुझे अपनी तरफ से कोई नया नाम दो। ओनीसन काफी सोचता है और फिर उसे नाम देता है सांची, सांची, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि अब से तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिले। ये नाम सुनकर सांची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ बिना किसी रहम के उसे पीटती थी। एक वो भयानक अतीत था और एक आज का दिन है जहां कोई उसकी इतनी फिक्र कर रहा था। वो दौड़कर ओनीसन को गले लगा लेती। तभी ओनीसन उसके बेतरतीब कटे हुए बालों को देखता है और पूछता है, क्या ये बाल तुमने खुद काटे हैं? यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसे बुली करने के लिए उसके बाल काट देते थे और सांची कभी खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाती थी। ओनीसन खुद कैंची लेकर उसके बाल ठीक करने बैठता है, पर जैसे ही वो उसके कंधों से कपड़े हटाता है उसके शरीर पर चोट और सिगरेट से जलने के अनगिनत निशान देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो सांची की तरफ कैंची करके मजाक में पूछता है, मैं इससे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? सांची हंसते हुए कहती है, ओनीसन, मुझे इससे कहीं ज्यादा गहरे दर्द मिल चुके हैं, अब मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। वो बताती है कि कम मार्क्स आने पर उसकी माँ उसे कांच की बोतलों से मारती थी। ओनीसन उदास होकर कहता है, ये हंसने की बात नहीं है सांची, तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। अगले दिन स्कूल का सीन दिखता है जहां सांची की क्लास की लड़कियां उसके किडनैप होने की न्यूज देखकर हंस रही हैं। जब टीचर क्लास में आते हैं तो वो देखती हैं कि सांची के डेस्क पर बड़ी बेरहमी से डी मर जाओ लिखा हुआ है। रात को ओनीसन सांची के लिए एक बेहतरीन डिनर तैयार करता है। टेबल पर इतना सारा खाना देखकर सांची ऐसे टूट पड़ती है जैसे उसने कभी भरपेट खाना खाया ही ना हो। उसकी माँ उसे इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसने लोगों से नजरें मिलाना तक बंद कर दिया था। पर ओनीसन के साथ वो अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट जी रही थी। ओनीसन को बचपन की एक बात याद आती है जब एक बुजुर्ग ने उससे कहा था, तुम लाइफ में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाओ, जब तक तुम अकेले
अकेले हो तुम्हारी खुशियां अधूरी रहेंगी। आज सांची को देखकर उसे उस बात का मतलब समझ आ गया था। तभी सांची दीवार पर लगी सनसेट की फोटो देखकर पूछती है, क्या तुम्हें सनसेट पसंद है? ओनिसन कहता है, नहीं, मैं इससे नफरत करता हूँ, पर बार बार देखने से आदत हो गई है। सांची कहती है, मुझे भी नफरत थी, क्योंकि सनसेट का मतलब था उस नर्क जैसे घर में वापस लौटना, पर तुम्हारे साथ रहने के बाद मेरा नजरिया बदल गया। उसकी इतनी मैच्योर बातें सुनकर ओनिसन उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तुम बहुत समझदार हो। सांची को उसका यह टच इतना अच्छा लगता है कि वो कैमरे से उन दोनों की तस्वीरें क्लिक करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की अधूरी जिंदगी का मिसिंग पीस उन्हें मिल गया हो। लेकिन कहानी यहाँ एक खतरनाक मोड़ लेती है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में सांची की धुंधली सी झलक मिल जाती है। अगले दिन सांची टीवी पर कुछ खूबसूरत डेटिंग स्पॉट्स देखती है और ओनिसन से कहती है, चलो ना, हम भी डेट पर चलते हैं। ओनिसन डर जाता है कि बाहर कैमरे हैं, पर सांची की जिद देखकर वो मान जाता है। जाने से पहले सांची उससे पिंकी प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी अलग नहीं होंगे। इसी बीच पुलिस सांची की माँ के पास जाती है और शक जताती है कि शायद ये किडनैपिंग नहीं है। इस पर उसकी माँ भड़क जाती है और चिल्लाती है, अगर किडनैपिंग नहीं है तो वो घर क्यों नहीं आई? लेकिन वो अंदर से डरी हुई थी कि कहीं उसकी क्रूरता सामने ना आ जाए। बाहर सांची अपना पूरा लुक बदल लेती है। एक दुकान पर दुकानदार कहती है, पता नहीं उस मासूम बच्ची का क्या हाल कर रहा होगा वो दरिंदा किडनैपर। ये सुनकर सांची उदास हो जाती है, पर ओनिसन जवाब देता है, उम्मीद है कि उस लड़की को उसकी खुशियां मिल गई होंगी। रास्ते में सांची को उसकी bully करने वाली सहेलियां दिखती हैं। वो डर जाती है, पर ओनिसन उन्हें डांट कर भगा देता है। ओनिसन सांची से कहता है, सांची, अब से तुम्हारे हर दर्द को बांटने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सांची रो पड़ती है। पर ट्विस्ट तब आता है जब इंटरनेट पर एक नकाबपोश आदमी, मास्क्ड मैन का वीडियो वायरल होता है। वो आदमी अपनी आवाज बदलकर कहता है, सांची को मैंने किडनैप किया है। ये देखकर सांची को गुस्सा आ जाता है कि कोई ओनिसन को बदनाम कर रहा है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो एक ऑफिसर को सांची की मां पर शक होता है, क्योंकि सांची के कमरे में उसके सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स करीने से रखी थी। अगर वो सीधे स्कूल से गायब हुई थी तो बुक्स घर कैसे आई? इसका मतलब मां झूठ बोल रही थी। इधर ओनिसन नोटिस करता है कि सांची घर से एक बड़ा चाकू लेकर गायब हो गई है। वो घबराकर उसे ढूंढने निकलता है। सांची असल में उस नकाबपोश को पहचान चुकी थी। वो सीधे अपने स्कूल के पुराने स्टोर रूम में पहुंचती है जहां उसका टीचर था। हाँ, वो नकाबपोश कोई और नहीं, वही हवसी टीचर था जिसने सांची का फायदा उठाने की कोशिश की थी। सांची चाकू तानकर कहती है, वो वीडियो डिलीट करो, पर टीचर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं और तुम्हारे किडनैपर को पुलिस से बचा लूं, तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। तुम्हें मुझे अपना किडनैपर बनाना होगा। वो सांची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सांची पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा है। तभी बूम, स्टोर रूम का दरवाजा टूटता है और अंदर ओनिसन एंट्री लेता है, जिसने खुद चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो टीचर पर भारी पड़ता है और सांची को बचा लेता है। ओनिसन चालाकी से टीचर की घिनौनी हरकत की तस्वीरें क्लिक कर लेता है और कहता है, अगर ये बाहर गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। टीचर डरकर मेमोरी कार्ड मांगता है और ओनिसन उसे कार्ड देकर सांची को लेकर वहां से निकल जाता है। टीचर पागल की तरह हंसते हुए पुलिस को फोन करने ही वाला होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर्स उसे रंगे हाथों दबोच लेते हैं। दरअसल ओनिसन ने पहले ही पुलिस को एक अनोनिमस टिप दे दी थी। मेमोरी कार्ड तो बस एक जाल था। बाहर आकर सांची ओनिसन को रोते हुए थैंक यू कहती है, मेरी वजह से तुम पकड़े जा सकते थे। ओनिसन मुस्कुराकर कहता है, तुमने ही तो कहा था सांची कि यह एक गेम है। सांची ओनिसन का हाथ पकड़ती है और उसे एक नई सुनसान बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। वहां जमीन पर ढेर सारे गिरे हुए रंग बिरंगे फ्लायर्स बिखरे थे। सांची उन फ्लायर्स को समेटती है, स्टेज पर खड़ी होती है और ओनिसन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओनिसन, चलो हम अपनी वेडिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी खूबसूरत इमोशनल मोड पर यह कहानी खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब